हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टोक्स लॉ के बारे में जो है पूरी तरीके से हमने बता दिया था, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये करीब 1.5 महीने बाद बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए हम लोग जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसके लिए हमने निकाल लिया था, ठीक है ना। तो उसमें जो 75 माइक्रोन से जो बड़े कण थे उसके लिए हमने कोर्स सिव एनालिसिस और फाइन सिव एनालिसिस कर ली थी। फिर इसके लिए जो 75 माइक्रोन से जो महीन कण हैं, जो फाइन कण हैं, उनके लिए हम जो है सेगमेंटेशन एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टोक्स लॉ की जरूरत पड़ी, तो हमने स्टोक्स लॉ कवर किया और फिर हम सेगमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए 2 विधियां हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपेट मेथड और फिर इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपेट मेथड क्या है, ठीक है। तो देखो, पीपेट मेथड जो है ये एक पीपेट होता है, आप उसको देखेंगे वो टेस्ट करने वाला होता है। तो उसके द्वारा जो है सैंपल लेके हम लोग इस टेस्ट को करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसके पहले देखा था स्टोक्स लॉ में कि हमने वहां पे पार्टिकल की साइज के लिए एक फार्मूला ज्ञात किया था डी, ठीक है। तो वो जो डी है, वो जो डी निकला था वहां पे, वो क्या था? पार्टिकल का साइज था, ठीक है, डी। और हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो फाइनल परसेंटेज चाहिए और दूसरा चाहिए जो है कण का साइज कितना है, ठीक है। तो हम जो फार्मूला निकाले थे उससे हमें कण की साइज मिल जाएगी और फिर इस मेथड में हमें फाइनल परसेंटेज कैसे हम ज्ञात करेंगे वो चीज हम देख लेंगे, ठीक है। तो पीपेट मेथड जो है वो हम लोग 2 स्टेप में करते हैं, ठीक है। पीपेट मेथड हम लोग 2 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है उसका सस्पेंशन बनाते हैं और फिर जो सस्पेंशन बना है उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पीपेट मेथड है, ये इसमें जो है पीपेट मेथड में हम लोग जो सैंपल लेते हैं, जो हम लोग सस्पेंशन बनाएंगे तो उसमें से जो हम लोग सैंपल लेते हैं वो डायरेक्टली हम पीपेट से ही डायरेक्टली हम लोग सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। और जो हाइड्रोमीटर मेथड है उसमें हम सैंपल को इनडायरेक्ट रूप से लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें क्या है कि हम पीपेट को डायरेक्ट डालेंगे और सैंपल ले लेंगे और उसमें जो है ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज हम आगे देख लेंगे, समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें जो है आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसमें जो है सैंपल डायरेक्ट टेकें, ठीक है, सैंपल को जो है डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब पीपेट मेथड को जो है 2 स्टेप में करते हैं, कंप्लीट करते हैं। पहला मेथड है सॉइल सस्पेंशन बनाना और दूसरा मेथड है सॉइल सस्पेंशन को टेस्ट करना, ठीक। अब देखो, तो सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं तो इसमें क्या है, सॉइल सस्पेंशन को बनाने से पहले सॉइल में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड को क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हम सॉइल सैंपल लेंगे तो उसमें जरूरी है कि उसमें क्या रहेगा, हो सकता है कि अशुद्धियां रहे उसमें। तो जो अशुद्धियां रहेंगी उसको हम क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। अगर ये अशुद्धियां रहेंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हम देखते हैं। इन अशुद्धियों के उपस्थित होने के कारण कण एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, ठीक है, जिससे स्टोक्स का नियम जो है प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो स्टोक्स के नियम में हमने पढ़ा था कि जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है जुड़ने नहीं चाहिए। जुड़ने का मतलब है कि फ्लो, जब कण जो है, देखो क्या होता है कि जो कण होते हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या होंगे, ये बहुत ही जब छोटे कण होते हैं तो उस पे हमने देखा था कि जो कण हैं वो जितने छोटे होते जाएंगे उस पे इलेक्ट्रिक जो आवेश होता है उसका प्रभाव जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब उस पे इसका वेट कार्य नहीं करेगा, उस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कार्य करेगा। तो उस फोर्स के कारण क्या होंगे कि ये छोटे छोटे कण जो है आपस में जुड़ करके और इतना बड़े साइज का बना लेंगे, ठीक है। और ये बड़ा साइज जो है एक इंडिविजुअल कार्य करेगा और ये इतने सारे कण जो है अब ये
सस्पेंस होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे ये बीकर है तो इसमें हमने डाला तो एक एक कण जो है ना ये ऐसे जुड़ जाएंगे आपस में, और जुड़ करके अब ये पूरा जो बना है अब ये नीचे एक ही साथ सेगमेंट होगा। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे जो है बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कण जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना के जब जुड़ जाते हैं तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लॉक। ठीक है, इसी को क्या करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फ्लॉक बनना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो अशुद्धियां हैं उनके उपस्थित होने से कण एक दूसरे से जुड़ करके और ये फ्लॉक न बना पाए, इसीलिए हम क्या करेंगे कि अशुद्धियों को जो है हटा देंगे। ठीक है, तो अशुद्धियां रहने से ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो जब ये कण जो है आपस में जुड़ने लगेंगे ना तो जो हम सैंपल लेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो हमें जो कण की साइज चाहिए, हमें एक्यूरेट साइज चाहिए, तो वो हमें एक्यूरेट साइज जो है डी जो है कण की साइज जो है एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी, और हम जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो कर्व हम बनाएंगे वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, और वो जो कर्व होता है उसी के आधार पे हम डिफाइन करेंगे कि ये सॉइल कैसी है और वहां पे कंस्ट्रक्शन कैसा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ध्यान में रखा जाता है। अब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्साइड होने के कारण, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के कारण रिजल्ट सही नहीं आता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के प्रोसेस को जो है प्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑक्सीडाइज का मतलब वही है कि उसमें जो है क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ने लगेगा। ठीक है, जब हम डालेंगे वाटर में तो उससे वाटर में जानते हैं H2O होता है, तो वो जो जितने भी ऑक्सीजन है उससे जुड़ने लगेंगे रिएक्शन करके, और वही जो है फ्लोकुलेंट बनाने लगेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज वो जब हम केमिस्ट्री में घुस जाते हैं वो मतलब बहुत अंदर तक जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें तो केवल रिसर्च नहीं करना है, केवल एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो ये हो गया, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में है ऑक्सीडाइजिंग। तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ने लगेंगे और इन्हीं ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो इनके कणों को एक दूसरे से जुड़ने में जो है सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियां हैं इनको जब हम हटाएंगे तो जो हटाने का प्रोसेस है ना उसी को हम प्री ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो प्री ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को दूर करने के लिए सॉइल की H2O से क्रिया कराते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को दूर करने के लिए, जबकि कैल्शियम कंपाउंड को दूर करने के लिए HCl से जो है रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब आप जान ही रहे हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा है, जो भी पदार्थ है उसमें क्या है, कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो अगर कोई कार्बन कंटेंट वाला पदार्थ है, अशुद्धि है, तो उसे हम H2O से क्रिया कराएंगे। H2O क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उससे रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उससे रिएक्शन करके कुछ अलग कंपाउंड बन जाएगा, और वो कणों को एक दूसरे से जोड़ने में जो है हेल्प नहीं करेगा। ठीक, इसी तरीके से जो कैल्शियम कंपाउंड है ये भी कणों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। तो इसके लिए हम HCl इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और इसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो क्या होगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये अशुद्धियां हमारी दूर हो गई। तो ये हमने प्री ट्रीटमेंट कर लिया। ठीक, तो अब देखो ये सब जो है अभी क्या चल रहा है, अभी हम सॉइल सस्पेंशन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, कि जो सॉइल सस्पेंशन हम बनाएंगे टेस्ट करने के लिए वो अभी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब फिर क्या करेंगे कि हमें सस्पेंशन बनाने के लिए 12 से 30 ग्राम जो है सॉइल सैंपल चाहिए। ठीक है, तो 12 से 30 ग्राम सॉइल सैंपल को 50 ml पानी में जो है डालकर सस्पेंशन बनाएंगे हम। ठीक है, 50 ml का मतलब आधा लीटर पानी। ठीक है ना, अब क्या होगा, फिर से देखो, अब तो हम सैंपल ले लेंगे और वाटर में डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, पानी में सॉइल डालने पर क्या होगा कि कण बहुत महीन होने के कारण, अब देखो हम उस सॉइल का जो है सस्पेंशन बना रहे हैं जो 75 माइक्रोन से छोटी है। ठीक है, 75 माइक्रोन से, तो वो क्या है कि बहुत ही छोटी है। ठीक है ना, तो उस पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसका प्रभाव जो है ज्यादा रहेगा। ठीक है, उस पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कार्य करेगा, उस पर इलेक्ट्रिकल आवेश कार्य करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर दो
अपोजिट आवेश रहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, और अगर दो अपोजिट आवेश रहेंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो वो जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और सेम आवेश रहेंगे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि जब हम सॉइल सैंपल को आधा लीटर 50 ml वाटर में जब डाल देंगे, तो क्या होगा कि अधिक इलेक्ट्रिकल फोर्स होने के कारण जो है एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। अब जुड़ने लगेंगे तो स्टोक्स का नियम क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, सेम वही चीज है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो कण जो है एक दूसरे के साथ जो है क्या हो रहे हैं, जुड़ने लग रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड चाहिए, फ्लोकुलेंट बनाने लग रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड चाहिए कि जिसको हम सैंपल में मिला दें, तो जो कण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो जुड़े नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कि कण एक दूसरे से न जुड़ने पाए, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है, या डीफ्लोकुलेटिंग कंपाउंड, ठीक है ना। तो फ्लॉक का मतलब आपने समझा, फ्लॉक का मतलब है कि कण आपस में एक दूसरे के साथ जो है जुड़ने लगेंगे। और डीफ्लोकुलेटिंग या डिस्पर्सिंग, इसी को हम डिस्पर्सिंग भी कहेंगे। तो डीफ्लोकुलेटिंग का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जब हम सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं और उसमें जब फ्लोकुलेंट बनने लगता है, कण एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, तो उसको दूर करने के लिए कि फ्लॉक न बने, हम लोग डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट को मिलाते हैं, ठीक है। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट या उसी को हम डिस्पर्सिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल सस्पेंशन बनाते समय क्या करते हैं, इसमें डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट या इसी को हम डिस्पर्सिंग एजेंट कहते हैं, तो वो हमें इसमें मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सस्पेंशन का मतलब घोल, ठीक है ना। सस्पेंशन का मतलब घोल बनाते समय, जो हम लोग सॉइल सैंपल ले रहे हैं और वाटर जो है उसका घोल बनाते समय, ठीक है, उसी को हम सस्पेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो 4 डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट हैं इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है, इसको हम कैलगोन कहते हैं, ठीक है ना, CALGON। और ये इसका क्या है, फार्मूला है NaPO3 6, ठीक है। तो पहला डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, तीसरा है सोडियम ऑक्जिलेट Na2C2O4, और चौथा है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। इसका ये सोडियम अलग है और सिलिकेट अलग है, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला है Na2XSiZO2Z+X, ठीक है। तो देखो अगर हम X की जगह पे क्या रखें, 2 रखें, ठीक है। तो X की जगह पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, देखो Na2 और X की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 1 तो Na2 हो गया। अब Z की जगह पे भी हम लोग 1 रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, Si हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका जो है क्या बोलते हैं, व्यापक फार्मूला है, मतलब ये मेन फार्मूला है। इसी में x और y की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो सोडियम सिलिकेट है इसका अलग अलग फार्मूला हमें निकल के आएगा। तो ये बस मैंने जानकारी के लिए लिख दिया है। इन फार्मूलों को जो है आपको याद नहीं करना है, जो याद करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या याद करना है, ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं कि 500 ml वाटर लेते हैं और उसमें 12 से 30 ग्राम जो है सॉइल सैंपल मिलाते हैं, और उस सैंपल में ये जो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है ये 25 ml जो है या 1 ग्राम मिलाते हैं, ठीक है। तो जब हम सैंपल में डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट को या उसी को हम डिस्पर्सिंग एजेंट कह रहे हैं, तो उसको जब हम मिला देंगे तो जो कण एक दूसरे के साथ जुड़ करके फ्लॉक बना रहे थे, अब वो क्या होगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखो
डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट है, तो वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम अब देखते हैं। तो डिस्पर्सिंग एजेंट का घोल बनाते समय जो है 33 ग्राम जो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और 7 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट जो है लेते हैं हम लोग, ठीक। तो ये जो लाइन है ये याद करने वाली है, इसको इम्पोर्टेंट करके आप लोग लिख लेना और इसे याद कर लेना, ठीक है। तो देखो डिस्पर्सिंग एजेंट ये जो हमने 4 लिखा है डायरेक्ट यही सॉइल सैंपल में नहीं मिला देंगे, हम जो है इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लेंगे और 7 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गए 33 और 7 जो है 40 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट की मात्रा कितनी हो जाएगी 40 ग्राम। तो इस 40 ग्राम जो है फ्लोकुलेटिंग एजेंट को, जिसमें 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है और 7 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट है, इस 40 ग्राम को हम पहले 1 लीटर 1000 ml वाटर में पहले मिला लेंगे, ठीक है। इस 40 ग्राम को पहले 1000 ml वाटर में मिला लेंगे, ठीक है। तो अब इस वाटर में घोल लेंगे, तो जो घोल बनेगा डिस्पर्सिंग एजेंट का जो घोल बनेगा, अब इसमें से पूरे 1 लीटर वाले घोल में से 25 ml या 1 ग्राम, ठीक है, 25 ml या 1 ग्राम जो है क्या करेंगे हम लोग डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट का जो है घोल लेंगे और फिर उसको जो है हम 500 ml वाले घोल में, जिसमें हम 12 से 30 ग्राम के बीच में सॉइल सैंपल में ला रहे हैं, उसमें डाल देंगे। तो अब इसको डालने के बाद ये जो बनेगा ये बनेगा सॉइल सस्पेंशन और इसी को हमें क्या करना है टेस्ट करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो ये जो है अकॉर्डिंग टू IS 2720 के अनुसार जो है हम लोग 40 ग्राम डिस्पर्सिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है, या डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट लेते हैं। और ये IS 2720 में जो सॉइल के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनकी जो विधियां हैं वो सब इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया कि जो पीपेट मेथड है उसमें हम जो कणों की साइज ज्ञात करेंगे, ठीक है, और भी फाइनल परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने पढ़ लिया भाई कि जो सॉइल सस्पेंशन है वो कैसे बनाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल सस्पेंशन बना है उस पे हम टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सॉइल सस्पेंशन बना है उसका टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम पीपेट मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पीपेट का यूज करेंगे, है ना। तो देखिए ये जो है सॉइल सस्पेंशन हमने बनाया, ठीक है, इसका जो आयतन है वो 500 ml है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि एक पीपेट लेते हैं और ये जो पीपेट है और यहाँ पे जो ये जिसमें सैंपल रहेगा तो इसका जो आयतन है वो है 10 ml, ठीक है। तो हम जो है पूरे भर के जो है 10 ml भर के हम लोग सैंपल लेंगे और वो जो हम सैंपल लेंगे वो एक निश्चित हाइट पे लेंगे, ठीक है। तो ये इसका सरफेस है और इस सरफेस से एक निश्चित हाइट जिसको हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, निश्चित गहराई है उसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो हाइट है वो क्या है फिक्स है, ठीक है ना। हम जितने भी सारे सैंपल लेंगे वो एक निश्चित हाइट पे लेंगे 10 सेंटीमीटर हाइट पे और वो हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर हाइट है अब ये क्या है यहाँ पे है, ठीक है। इसका पिपेट का मुंह जो है इधर है और यहाँ से जो है सैंपल इसमें सक करेगा, ठीक है, खींचेगा। तो देखो क्या होगा कि इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले
कि जो सस्पेंशन बना था टेस्ट सैंपल लेने से पहले, जो सस्पेंशन था उसको हम एक कांच की छड़ी से पूरी हिला देंगे। ठीक है, हिला देंगे तो उसमें जितने भी सारे छोटे बड़े कण होंगे वो पूरे घुल जाएंगे और एकदम मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हिला के उसे हम छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, जो भारी कण होंगे, ठीक है ना, जो भारी कण होंगे वो सबसे पहले नीचे आएंगे और जो हल्के कण होंगे वो बाद में आएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कण जो है नीचे सेटल होते जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या होंगे, बैठते जाएंगे तली में। तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें शुरुआत में सारे कण ऊपर रहेंगे। अब जैसे ही उसको छोड़ा जाएगा, समय बीतने लगेगा तो वो कण जो है नीचे आने लगेंगे। हमें चाहिए कणों की साइज। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें जो 75 माइक्रोन से बड़े कण थे तो उसको हमने सीप की सहायता से तैयार कर लिया था। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम इस वाले फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। और देखो इसमें गामा डब्ल्यू भी पता है, जी भी पता है, और ये जो ईटा है ये भी हमें पता है। ठीक है, अब हमें बस केवल एच और टी के आधार पे जो है हम जो है डी ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो यही है। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, सैंपल लेंगे और समय के साथ जो है उसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। देखो चलो हम अब देखते हैं क्या है। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, सॉइल सस्पेंशन को कांच की छड़ी से जो है हिला देते हैं तथा उसी समय जो है स्टॉप वॉच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। तो हम हिला दिए हैं, अब स्टॉप वॉच को ऑन कर दिए हैं। अब क्या होगा कि अलग अलग समय अंतराल पर, अब समय अंतराल जो है हम कैसे नोट करेंगे, किस किस समय अंतराल पे हमें लेना है। तो जैसे देखो 30 सेकेंड का डबल 60 सेकेंड होगा तो उसे हम कहेंगे 1 मिनट, 1 मिनट का डबल 2 मिनट, 2 मिनट का डबल 4 मिनट, 4 मिनट का डबल 8 मिनट, 8 मिनट का डबल 16 मिनट होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 15 मिनट लेंगे। ठीक है, 15 का डबल 30 मिनट या आधा घंटा हम कहेंगे, आधा घंटा का डबल 1 घंटा, 1 घंटे का डबल 2 घंटा। ऐसे ही समय अंतराल पर हम क्या करेंगे कि सैंपल लें। ठीक है ना, एक निश्चित गहराई से पीपेट द्वारा 10-10 ml सॉइल सैंपल जो है सस्पेंशन ज्ञात कर लेंगे तथा उसे अलग अलग कंटेनर में रख के ओवन में क्या करेंगे, सुखा लेंगे। समझ रहे हैं। तो जो समय अंतराल है वो क्या है, ऐसे हम लेंगे। ठीक है ना, 30 सेकेंड का डबल 1 मिनट, 1 मिनट का डबल 2 मिनट, ऐसा रहेगा। तो इसी के अनुसार हम सैंपल लेंगे और हमें गहराई जो है फिक्स है। तो देखो यहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा, गहराई भी मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो अब हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कण है उनकी साइज हमें मिल जाएगी, है ना, कणों की साइज हमें मिल गई। तो देखो कणों की साइज, अब हम जो है कणों की साइज हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें चाहिए फाइनल परसेंटेज। फाइनल परसेंटेज अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो 10-10 ml का हमने सॉइल सैंपल लिया है उसे हमने क्या किया है कि एक कंटेनर में रख दिया है। जैसे कि 30 सेकेंड का सॉइल सैंपल है तो वो 10 ml है, तो उसको हमने एक कंटेनर में रख दिया। फिर 1 मिनट समय पे जो हमने सॉइल सैंपल लिया उसको हमने दूसरे कंटेनर में रख दिया। फिर 2 मिनट पे जो हमने सॉइल सैंपल लिया उसे हमने तीसरे कंटेनर में रख दिया। तो अब इन कंटेनरों को क्या करेंगे, इन कंटेनरों को क्या करेंगे कि ओवन में रख देंगे और ड्राई कर देंगे। ठीक है, ओवन में क्या होता है कि वो रेडिएशन से गर्मी होती है और वो सूख जाता है। ठीक है, तो जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा ओवन में तो हम जो है उसे क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, देखो कंटेनर में रखकर ओवन में सूखने के लिए रख देते हैं। अब वो सूख जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अलग अलग समय तथा इफेक्टिव डेप्थ HE जो है 10 सेंटीमीटर है के आधार पर जो है इस फार्मूले से कणों की साइज D1, D2, D3, D4 जो है ज्ञात कर लेंगे। तो मान लो 30 सेकेंड पे जो साइज आई वो D1 आई, 1 मिनट पे D2 आई, 2 मिनट पे क्या आई, D3 आई, 4 मिनट पे D4 आई। ऐसे जो है कणों की साइज हमें पता चल गई है। अब देखो
ओवन में रखे कंटेनर को बाहर निकाल के वेट कर लेंगे। तो जो हमने सैंपल ओवन में रखा था वही 10 ml वाला, उसको हम निकालेंगे और उसको हम वेट करेंगे। ठीक है, तो जो सैंपल है, मान लो 30 सेकेंड पे जो सैंपल था उसका हमने वेट कर लिया, तो उसका हमें कुछ भार जो है क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी कंटेनर में सॉइल के कणों का अलग अलग वेट ज्ञात कर लेंगे। मान लो कि वो जो वेट है कंटेनर में जो सॉइल सैंपल था उसका जो वेट है वो M1, M2, M3, M4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कंटेनर के कणों के वेट के आधार पे संबंधित कणों के साइज का जो है फाइनल परसेंटेज जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो देखो 30 सेकेंड पे जो कणों की साइज है वो D1 है, और 30 सेकेंड पे जो हमने क्या करा है, जो सैंपल था 30 सेकेंड पे जो सैंपल लिया था उसका वेट कितना है, M1 है। ठीक, तो इसके लिए हम फाइनल परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन इन पिपेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल टोटल सॉइल। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉइल सस्पेंशन इन सेगमेंटेशन जार। तो इसकी सहायता से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल परसेंटेज। ये क्या है, एन को, फाइनल परसेंटेज को हम जो है एन से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो यहां से हमें फाइनल परसेंटेज मिल गया। तो इसे हम ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे और हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे फाइनल परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लें कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ये जो मान लो कि 1 लीटर कोई वाटर है, 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर वाटर है, और इसमें जो है आपने क्या करा, इसमें जो है आपने 10 ग्राम जो है नमक डाल दिया। ठीक है ना, तो वही इसको हम मास कंसंट्रेशन कहेंगे। तो इस 1 लीटर में आपने 10 ग्राम जो नमक डाला है, तो इस 10 ग्राम नमक का भार अपान इस जो पूरा ये जो वॉल्यूम है जिसमें आपने डाला है नमक, उसका वॉल्यूम, तो ये 1 लीटर, तो ये 10 ग्राम अपान 1 लीटर क्या हो गया, यही जो है आपका कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, आप कुछ लोग इसको जो है डेंसिटी मत समझना। डेंसिटी क्या होता है, ये जो 10 ग्राम है, इस 10 ग्राम जो नमक है उसका ही जो आयतन रहेगा, तो तब हम कहेंगे डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, उसका जितना मास है और उसका कितना वॉल्यूम है वो डेंसिटी होगी। ये क्या है, कंसंट्रेशन है। ये जो है नमक का मास है और ये जो है वाटर का आयतन है जिसमें हमने उसको घोला है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है समझ गए होंगे, है ना। तो जो हमने पीपेट से जो हमने सैंपल लिया, तो पीपेट का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो पीपेट का वॉल्यूम कितना हो गया, 10 ml। ठीक, और उसमें कितना मास है, तो 10 ml सैंपल लिया है, उसे हमने कंटेनर में रखा और ओवन ड्राई करा, तो हमें वहां से क्या मिल गया, मास। तो मास अपान ये मास हो गया सैंपल का, और ये पीपेट का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया ये ऊपर वाला। और फिर ये जो टोटल सॉइल सस्पेंशन वाला ये जार है, तो इसमें सारे सैंपल जितने भी जो भी सॉइल है, हमने सैंपल के रूप में जो भी सॉइल डाला है उसका टोटल मास कितना है, तो सारे सॉइल के कणों का द्रव्यमान और अपान में टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। तो टोटल सॉइल का मास ये है और ये टोटल वॉल्यूम है ये वाला 500 ml। ठीक, तो इसकी सहायता से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल परसेंटेज। तो ये 30 सेकेंड के लिए हम रखेंगे, और 30 सेकेंड वाला यहाँ पे रखेंगे मास M1, तो उसका फाइनल परसेंटेज मिल गया और उसका डायरेक्ट D1 मिल गया। ठीक है, तो एक चीज मिल गई। फिर इसी तरीके से D2, D3, D4 और उससे संबंधित हमें फाइनल परसेंटेज मिल जाएगा, और उसे हम सेमी लॉग ग्राफ पे प्लॉट करके और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला उस टाइम का है कि जब जो है हम
डिस्पर्सिंग एजेंट को जो है क्या किए हैं कि नहीं कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाया है ना, तो हम डिस्पर्सिंग एजेंट को जो है कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि इसमें केवल सॉइल सैंपल ही है। तो ये फार्मूला निकल के आया है। अगर हम डिस्पर्सिंग एजेंट को कंसीडर करेंगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम डिस्पर्सिंग एजेंट को कंसीडर करेंगे तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। ये पीपेट में जो सॉइल सैंपल है उसका वेट और ये पीपेट का वॉल्यूम माइनस ये जो डिस्पर्सिंग एजेंट जो है, जो हमने सॉइल सस्पेंशन में यहाँ पे जो भी बनाया था कंटेनर, उस सस्पेंशन में जो डिस्पर्सिंग एजेंट है उसका मास कितना है, ठीक है। तो वो हमने 25 ml या उसी को हम कहेंगे कि 1 ग्राम, ठीक है। तो हमने 1 ग्राम मिलाया था तब वो, और ये वॉल्यूम जो टोटल सस्पेंशन का वॉल्यूम था तो कितना था 500 ml, वो अपन में मास जो सस्पेंशन में टोटल सॉइल सैंपल का मास है वो अपन में जो सस्पेंशन है उसका वॉल्यूम, ठीक, 500 ml। तो ये फार्मूला है। तो ये क्या है, जब डिस्पर्सिंग एजेंट को हम कंसीडर करेंगे तो इससे हम फाइनल परसेंटेज क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये जो था टोटल पीपेट मेथड था, उसके लिए जो सॉइल 75 माइक्रोन से क्या है छोटे कण हैं उनके लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, पीपेट मेथड को जो है पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस में ये पीपेट मेथड में अगर आपको कुछ भी न समझ में आया हो तो आप कमेंट करना, मैं उसे आपको बताऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। और अगर आया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि मैं इस चैनल पे मुझे जितने भी सारे सब्जेक्ट आते हैं वो आपको हिंदी में और लेवल के, ठीक है, कि जितने भी सारे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हैं उन सब में जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे को जो है कवर करते जाएंगे और उसी हिसाब से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पॉलिटेक्निक लेवल का नहीं है, ठीक है ना। ये सब जेई के लिए है, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। अब तक तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।